हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मतलब जो उदार लोग होते हैं, सहृदय लोग होते हैं, करुणामय लोग होते हैं, उनके लिए पूरा संसार ही परिवार जैसा होता है। परंतु क्या यह बातें सब पर लागू होती हैं? इसको आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर यह बात लागू होती है कि नहीं? यह बहुत आसान सा फार्मूला है, आसान सा सूत्र है, जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आप कितने उदार हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, ऐसे जगहों पर जहां पर आपको रोक टोक न करने वाला हो, आप पर निगाह न रखने वाला हो, वहां पर आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं। रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में, सार्वजनिक स्थलों पर, इन जगहों पर आपके व्यवहार निर्धारित करते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। जब आप सड़क पर चल रहे हैं और मुंह में गुटखा या अन्य कोई पान मसाला आप किसी के भी व्यक्ति के मुंह में है और वह रोड पे थूक देता है, तो यह बताता है कि वह व्यक्ति कितना ज्यादा अनउदार है, उसे अपने देश और अपनी चीजों के प्रति कितना ज्यादा लापरवाही है। परंतु ऐसे महापुरुष जो इस पूरे संसार को, इस पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, पूरे समुदाय को अपना मानते हैं और देश की प्रगति में लगातार उत्तरोत्तर ऊर्ध्वाधर उन्नति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष की जन्म जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, या ऐसे कहा जाए द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनकी जन्म जयंती पर। और इसी समय हमारे देश में चुनावी माहौल भी सरगर्मियों पर है, जोरदार तरीके से है। हम इन दोनों मुद्दों को उठाते हुए इस विषय पर बात करते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे, आपका वोट। रविवार की चर्चा में स्वागत, अभिनंदन, आभार। स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आखिर असली मुद्दे जीवन के क्या हैं? आप विभिन्न तरीके के नेताओं को, आप चाहे उन्हें पसंद करते हो, नापसंद करते हो, उनकी बातों को सुना होगा, उनके एजेंडे को सुना होगा। बहुत सी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र विभिन्न नामों से आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर उसमें आपके मुद्दे कहाँ हो। एक नेता जब आपसे वोट मांगने आता है, चाहे वह बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से आता हो या फिर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, या आपके घर पे आके आपसे वोट मांगता है, तो वहां पर आपके मुद्दे क्या होते हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें हम आपको पेरिस ले जाना चाहेंगे। पेरिस, जहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुनिया के सभी देशों ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस की, सम्मेलन किया दिसंबर 2015 में। दुनिया के बड़े बड़े देश वहां पर इकट्ठा हुए और 195 देशों ने 12 दिसंबर 2015 को डिक्लेयर किया कि वह पेरिस जलवायु परिवर्तन से संबंधित घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं, जिसका मुख्य एजेंडा था इस शताब्दी के अंत तक इस धरती के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा, जो कि संभावित 2 डिग्री है, और यदि वास्तव में देखा जाए तो 2 डिग्री से ज्यादा होगा। इन मुद्दों को आप कभी किसी नेता के मुंह से आपने सुना है? और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपकी कमाई पर पड़ेगा, और आपके थाली पर पड़ेगा, और आपकी नौकरियों पर पड़ेगा। 2 से 2.5% जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे देश की जीडीपी प्रभावित हो सकती है। और दुनिया के हमसे 2 देश ही ऊपर हैं जिन पर सबसे ज्यादा बुरा जलवायु परिवर्तन का असर पड़ेगा। उनमें हमारे देश का 3रा स्थान आप समझ सकते हैं। इतनी भयावह स्थिति, मुंबई जैसा महानगर डूबने की कंडीशन में आ सकता है। क्यों जानते हैं? जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में उफान आएगा, समुद्रों में पानी बढ़ता चला जाएगा, तो समुद्र का तल जब बढ़ता जाएगा तो समुद्र तटीय शहर हो चाहे द्वीप हो समुद्रों के बीच, वह डूबने लगेंगे। ऐसा माना जाता है कि आने वाली क्लाइमेट रिफ्यूजी पैदा होंगे पूरे संसार में, मतलब पर्यावरण के कारण से शरणार्थी पैदा होंगे, और जिनकी संख्या करोड़ों में होगी। जिस प्रकार से आतंकवाद, शासकीय अपप्रबंधन या अन्य कारणों से दुनिया के विभिन्न देशों में राजनीतिक शरणार्थी पैदा हो रहे हैं, उसी तरीके से पर्यावरणीय शरणार्थी पैदा होंगे, और दुनिया का कोई देश उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए पनाह नहीं देगा। न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर
खतरे के राडार पर पड़े हुए हैं। लेकिन यह कहीं भी किसी भी घोषणा पत्र में आपको सुनाई दिखाई नहीं देगा। और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो कहते हैं हम एसी में जीवन जी लेंगे, तो एसी का कंजम्पशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा होता है और वह कहीं न कहीं और पर्यावरण प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ाएगा, उसमें और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही देगा। क्योंकि जितना ज्यादा पावर का यूज आप अपने एसी को चलाने के लिए करेंगे, कहीं न कहीं कोयला का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और कोयला मतलब सीधा ऐसा पदार्थ जो पूरी धरती को गर्म कर सकता है। और इसके अलावा जब एसी चलता है तो वह आपकी कमरे की गर्मी को कंप्रेसर के माध्यम से बाहर के वातावरण में फेंकता है, बाहर भी तो गर्मी पैदा करेगी। आप कुछ कमरों को गर्म करने के लिए बाहर के वातावरण में कितनी ज्यादा गर्मी फैलाएंगे अपनी ठंडक के लिए, सोचना होगा। वो छोटी छोटी गौरैया, वो छोटे छोटे चिड़े, वो कीड़े, आखिर उनका जीवन कैसे चल पाएगा? हम जंगल काट रहे हैं, हम लगातार समुद्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आपसी रणनीति कारणों से, आपसी युद्धों के कारण से पूरे संसार में इस प्रकार से मानव ने कोलाहल मचा रखा हुआ है कि पर्यावरण, यह धरती हमारे वास्तव में संकट में है। और हम बात करते हैं धर्म की। अरे धर्म की राजनीति तभी चल पाएगी जब धरती रहेगी। यदि एजेंडे के दूसरे नंबर की बात करें तो आता है शिक्षा। 2020 NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के वर्तमान सरकार ने खूब प्रसारित किया, लेकिन आज 4 साल लगभग बीत जाने के बाद भी धरातल पर NEP 2020 नहीं आ पाई है। जानते हैं क्यों? बजट के कारण। हमारे NEP 2020 में लिखा हुआ है कि पूरे बजट का 6% मतलब भारतीय GDP का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। लेकिन वास्तव में आज क्या हो रहा है? हम 3% भी मतलब आधा भी शिक्षा पर भारतीय बजट 24-25 के हिसाब से नहीं खर्च कर रहे हैं। शिक्षा में कटौती, क्या आपने कभी अपने अगल बगल के ही सरकारी स्कूल में देखा है कि वहां पर शिक्षकों की क्या स्थिति है, छात्र शिक्षक अनुपात की क्या स्थिति है, गुणवत्ता पर शिक्षा की क्या स्थिति है? जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उनके पढ़ाई का स्तर यदि आपको समझना है तो असर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जहां पर यह भी बताया गया है कि देश के बहुत सारे बच्चे जो 10th 11th 12 में पढ़ रहे हैं, वह एक सामान्य अनुच्छेद पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा गणित के सामान्य कैलकुलेशन, गणितीय सामान्य मौलिक अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, सामान्य संकल्पनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जो प्रारंभिक संकल्पनाएं होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें वो असफल हो जा रहे हैं। हासिल के जोड़ घटाना नहीं लगा पा रहे हैं, उधार के घटाने नहीं लगा पा रहे हैं। यह आपको क्या, किस तरीके से देश को किस दिशा में ले जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एक विद्यालय में ये 200-150 छात्र होते हैं तो 1-2 शिक्षक उन्हें पढ़ा सकते हैं? और जो शिक्षक पढ़ाने भी आते हैं उनकी गुणवत्ता क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, और उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी एप्टीट्यूड क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है? इन सब चीजों पे आपको सोचना होगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। आज 10 से 15% तक एक आम भारतीय अपनी आय का शिक्षा पर व्यय कर रहा है। यदि वास्तव में इस देश में कुछ मुफ्त करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसे यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द ही पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपका वोट कहां पड़ना चाहिए। यह वीडियो आप केवल व्यू बढ़ाने का एक उद्देश्य नहीं मेरा है, मेरा प्रयास है कि सूरत बदलनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक तक जन जागरूकता के लिए शेयर करें, अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।